भारतीय संविधान में हमने अब तक अनुच्छेद 21 तक की चर्चा की है। पूरे लेक्चर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक। आगे हम आज अनुच्छेद 22 को देखते हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ प्रोटेक्शन आप समझ ही सकते हैं, गिरफ्तारी, ये अरेस्ट समझ सकते हैं, गिरफ्तारी, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा। एक पहले इसमें देखिए, अनुच्छेद 22 कहता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, और दूसरा है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। इसमें जो आने जाने और ले जाने का यात्रा समय है उसको छोड़कर है। इसके अलावा अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का भी अधिकार शामिल है। तो ये अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद 22 कहता है कि जो निवारक निरोध है यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसके तहत, ये निवारक निरोध का मतलब है नज़रबंदी। ठीक, नज़रबंदी देखिए, निवारक निरोध नज़रबंदी, यदि ये सरकार को लगता है या प्रशासन को लगता है कि जो व्यक्ति है, कोई अमुक व्यक्ति जो है वो ये व्यवस्था में या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, एकता और अखंडता में रुकावट कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अधिकतम 3 महीने तक, ठीक, डिटेंशन यानी नज़रबंद किया जा सकता है। निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। ये जो निवारक निरोध है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र भी इस पर कानून बना सकती है और राज्य भी इस पर कानून बना सकती है। तो निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो शाब्दिक अर्थ है, यदि सरकार को यह संदेह है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए कानून और व्यवस्था या देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उस संभावित खतरे को रोकने के लिए उस व्यक्ति को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, अक्सर कहीं चुनाव हो या फिर मान लीजिए कि कोई धार्मिक कृत्य इस तरह से कुछ होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, उनको जो है उन्हीं के घरों में ज़्यादातर नज़रबंद कर दिया जाता है। नज़रबंद किए गए व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। ठीक, अधिकतम नज़रबंदी 3 माह हो सकती है। यदि उससे अधिक रखना हो तो ये जो है एक परामर्शदात्री जो है बोर्ड इसकी अनुमति देगी, और ये जो बोर्ड है उसमें ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की दक्षता रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण वो समझ में आया होगा। तो इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं या उसका क्या मूल अधिकार है, और निवारक निरोध क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये भी मैंने बता दिया। डिटेंशन समझ गए ना, नज़रबंदी। इसके बाद से है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, निषेध करता है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद 23 कहता है कि दास प्रथा, बेगारी यानी बलात्श्रम, बिना पैसे के काम करवाना, इसके अलावा मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार, बधुआ मजदूरी इत्यादि दंडनीय अपराध है। तो दंडनीय अपराध से संबंधित 2 मूल अधिकार है, एक अनुच्छेद 17 है, एक अनुच्छेद 23 है। हमारे संविधान में अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 के बारे में मैं आगे यही बता देता हूँ। अनुच्छेद 35 जो है वो 35 संसद को विधि यानी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है,
और इसके तहत अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 के तहत संसद दंड देने के लिए कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 35 है। तो अनुच्छेद 23 भी समझ गया, अनुच्छेद 35 भी समझ गया। अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। ठीक, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी नियोजित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो ये अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ शब्द आया है अंतःकरण। अंतःकरण को शाब्दिक रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि अंतःकरण के तहत जो है व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 25 में ये भी कहा गया है कि राज्य जो है लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के आधार पर ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर निर्बंधन यानी रोक लगा सकती है। ठीक है, यानी कोई लोक व्यवस्था हो या फिर सदाचार या फिर स्वास्थ्य के आधार पर। सामाजिक वस्तुओं, ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि, इसके अलावा 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पर सरकार ने कानून बनाकर अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता किस प्रकार की हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, सरकार का क्या हस्तक्षेप कहाँ हो सकता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। ध्यान रखिएगा कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है, सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है। एक छोटा सा जो खंजर रखते हैं लोग कृपाण, वो। अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 25 में इसी को रोका गया है। तो स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, ऐसी संस्थाओं का जो पोषण है यानी वित्त है वो अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का, ऐसी संस्थाओं को पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का, जंगम और स्थावर, जंगम मतलब होता है चल संपत्ति, स्थावर मतलब अचल संपत्ति, पैसा रुपया कौड़ी ये सब चल संपत्ति और जमीन जायदाद मकान ये सब अचल संपत्ति है। तो जंगम का, स्थावर का, संपत्ति के अर्जन का, उनके स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का भी अधिकार ऐसी संस्थाओं को होगा जो कि धार्मिक संस्थाएं स्थापित होंगी। ठीक है, तो इसको अनुच्छेद 26 समझ गए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति की बात करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए में व्यय किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 27 जो है वो किसी भी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है, यानी कोई भी धर्म की उन्नति के लिए सरकार जो है कार्य नहीं करेगी, या सभी, इसको दूसरी भाषा में कि सरकार सभी धर्मों की उन्नति के लिए बराबर कार्य कर सकती है। ठीक, यानी अगर एक धर्म को, जैसे मान लीजिए अगर सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार आगे बढ़ी या जमीन आवंटित की, तो फिर दूसरे संप्रदाय को भी उतनी ही उसी सापेक्ष में जमीन आवंटित करनी चाहिए, और किया था सरकार ने। यही अनुच्छेद 27 के तहत है कि भाई किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कार्य
नहीं कर सकती। क्लियर है आप लोग? तो ये अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 27 था। अनुच्छेद 28 और हाँ अनुच्छेद 27 में मतलब जो धार्मिक कृत्य, जैसे मान लीजिए कि मंदिरों में जो चंदा चढ़ रहा है, मस्जिदों में जो पैसा वैसा आ रहा है, तो उन पर कर नहीं लगाया जाएगा। यही आसान भाषा में अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थाओं के बारे में है। यह कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी राज्य सरकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। इसके अलावा अगर राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से कोई सहाय यानी एडेड कॉलेज जो है वो सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में, अगर ऐसी संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें भाग लेने या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे कोई मकतब है, मदरसा है जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आसपास कोई विद्यालय नहीं है, तो केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के बच्चे भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस दौरान वहाँ पर ऐसी गतिविधि जैसे नमाज अदायगी या अन्य गतिविधियाँ अगर होती हैं तो जो अन्य धर्म के बच्चे हैं उनको जो है उसमें सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसी तरह कोई प्राइवेट विद्यालय है या फिर राज्य से सहायता प्राप्त कोई विद्यालय है, अगर उसमें मान लीजिए किसी दिन जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा होती है तो जो अन्य धर्म के बच्चे हैं जो कि इस परंपरा या धर्म से संबंध नहीं रखते हैं उनको जो है उस हनुमान चालीसा में सम्मिलित होने या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 29 जो है इसमें 2 पॉइंट हैं। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। सीधे सीधे मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट शुरू में। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो उन्हें जो है अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वो किसी और धर्म का है, किसी और मूल वंश का है, उसकी जाति कुछ अलग है या उसकी भाषा कुछ अलग है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई मकतब है या कोई मदरसा है या कोई अन्य जो है ऐसे विद्यालय हैं जो राज्य निधि से पोषित हो रहे हैं, राज्य उसमें सहायता कर रही है, तो उसमें जो है सभी को एडमिशन लेने का हक है। केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति और भाषा के आधार पर उस व्यक्ति को वहाँ पे वंचित एडमिशन लेने से नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है उसमें भी 2 पॉइंट है। तो अनुच्छेद 30(1) जो है अनुच्छेद 29(2) को मिलाकर पढ़ना उचित होता है। पहले मैं बता दूं अनुच्छेद 30 है क्या। तो अनुच्छेद 30 जहां 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की विशेष इजाज़त यानी का अधिकार देता है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि भाषा या धर्म पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, यानी जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम हैं, उनको जो है अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। क्लियर है, ध्यान रखिए। ये 30 का 1 है, इस चीज़ के तहत मकतब और मदरसे वगैरह चलते हैं। 30 के 1 के तुरंत बाद हम 29 का 2 पढ़ना चाहिए हमें। 29 का 2 क्या कहता है, जो मैंने अभी बताया कि 30 का 1 फिर मैं दोहरा दूं कि भाषा या ये धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
इसके जस्ट बाद अनुच्छेद 29(2) पढ़ लेना चाहिए कि ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में, ठीक, किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर रोका नहीं जा सकता। क्लियर है आप लोग? तो अनुच्छेद 30(1) को 29(2) के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। तो 29(2) था और 30(1) मैंने बता दिया। अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य किसी भी शिक्षण संस्था को सहायता देने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यानी मकतब, मदरसे, इनको अगर राज्य जो है इस आधार पर इनकी फंडिंग नहीं रोकेगी कि ये माइनॉरिटीज़ के द्वारा या अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात रही। यहाँ कई प्रश्न उठकर सामने आते हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्थाएं हैं, इनके संस्था को स्थापित कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। इवन वो अगर सऊदी अरब में है कोई मुस्लिम, तो भारत में आकर, यानी भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यालय की स्थापना कर सकता है, लेकिन उनके फीस निर्धारण का अधिकार जो है सरकार के पास होगा। ऐसा क्यों है कि मान लीजिए अगर कोई सऊदी अरब में व्यक्ति है, वो भारत में आकर अल्पसंख्यक वर्ग के इंस्टीट्यूशन की स्थापना करता है और बड़े हाईटेक इंस्टीट्यूट बना देता है जो केवल माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, ठीक, तो फिर उद्देश्य कहाँ पूरा रह गया? भाषा लिए वो तो अपने बिजनेस के लिए काम करेगा, अन्य संस्थाओं की तरह हाई फाई फीस रखेगा। तो इसलिए जो है केवल जो है अल्पसंख्यक वर्ग की जो संस्थानें हैं उनको जो उनको अपनी स्थापना का अधिकार है, लेकिन उसमें फीस निर्धारण का अधिकार कौन रखेगा? सरकार रखेगी, ताकि फीस जो है मनमाना न हो जाए। तो इस तरीके से सरकार उस वित्त पोषण भी देती है, यानी फंड भी देती है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 30 तक की बातें रही। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार जो है उसको निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300 क के तहत जो है ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके लिए अलग से एक लेक्चर आना चाहिए। मैं अलग से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें 5 अधिकारों को समझाना पड़ेगा। भाग 33 जो है वो भाग 3 के अपवाद के बारे में बताता है कि संसद जो है कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या फिर हटा यानी निराकृत करने संबंधी कोई भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 34 जो है वो कहता है कि जब भारत में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू हो तो उस समय जो है ये मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, या किसी भी क्षेत्र में यदि सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकारों के हनन पर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 35 मैंने आपको पहले ही बता दिया, संसद की विधि बनाने की शक्ति है कि संसद जो है अनुच्छेद 17 और 23 के तहत दंड देने के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो इस तरीके से ये सभी मूल अधिकार समाप्त हुए, लेकिन अनुच्छेद 32 का अलग से मैं लेक्चर आपको बता दूंगा। कुछ बातें आपको जान लें, जैसे निवारक निरोध संबंधी ढेर सारे कानून भी हमारे देश में बनाए गए हैं। अनुच्छेद 22 के तहत जो है सबसे पहले 1950 में निवारक निरोध अधिनियम एक बनाया गया था। ठीक, इसके बाद से 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको मीसा कहा जाता है, वो बना था। इसी तरीके से 1980 में रासुका लाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका 1980 में। इसमें क्या कि देश की संप्रभुता, अखंडता में और खतरा पैदा करने वाले ये जो तत्व है उनको निरुद्ध करना था, रोकना था। इसके बाद से जो है 1985 में टाडा लाया गया था। ठीक, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये टाडा कानून आया था। ये भी बड़ा अपने आप में खतरनाक कानून था। 2002 में पोटा कानून आया, जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक से संबंधित, टेररिज्म अटैक से संबंधित था। तो ये जो पोटा 2002 का कानून है, इसमें जो है ये किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट
होने के आधार पर गिरफ्तार करके निवारक निरोध के तहत 180 दिन तक बंद करने का अधिकार भी मिला था, तो बाद में इसे बंद भी किया गया। तो ये सारे जो है ये निवारक निरोध संबंधी कानून समय दर समय संसद बनाती है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार मूल अधिकार से संबंधित सब किसको मिला हुआ है? संसद को मिला हुआ है। और अनुच्छेद 34 तो ये मैंने आपको बताया ही कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ये अनुच्छेद 333 कि संसद को कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में या कुछ विशिष्ट प्रयोजन हेतु मूल अधिकार को रोकने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 33 के तहत। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के पहले ये कड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये सीधे आप ये लेक्चर देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि कहाँ से 20 से नहीं, ये कड़ी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप भारतीय संविधान को देख सकते हैं या फिर आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा को देखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिलेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, उसे देखिए। इन सब का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमारी कड़ी लगातार जारी रहेगी।